नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा मित्र पर, जहां हम सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाए। आज सीजन 1 प्रेमचंद की अमर कहानियां में हम लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी, दो बैलों की कथा। ये कहानी है हीरा और मोती की। दो बैल जो इंसानों से भी ज्यादा वफादार, समझदार और स्वाभिमानी हैं। आइए सुनते हैं प्रेमचंद की ये प्रेरणादायक रचना। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता, पर हमने तो उसे कभी खुश होते देखा ही नहीं। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जीत तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय में उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़ बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझा जाता है वह हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती। फिर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खाली भूसा पड़ जाने पर दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते और साथ में ही मुंह हटा देते थे। दूसरा हटाता तो पहला भी हटा लेता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा, बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया था। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पलटकर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगें नीची करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर तक नहीं छोड़ी है। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो काम और ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारी की शिकायत नहीं की है। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह में खाना नहीं लिया।
दिल भरी हो रहा था। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा तोड़ा और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है, पर दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर तो कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसा बैल किसी के पास ना होगा। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों बैल अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वह उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम ना किया गया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते बेचारे? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो हो, बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर पिलाकर रहते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वह लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते नहीं, रगड़ रगड़ कर जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले हैं। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चारे मरे। वही हुआ। मंजूर की बड़ी तारीफ की गई। बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए बेचारे? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालिक मुझे मार ही डालेंगी, मलकिन ने मुझे मना किया है। अरे चुरा कर डाल दे। ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं के कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बालों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी छूता था। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी। आह, सम्मान की व्यथा तो थी, पर उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे ना पांव उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू नहीं हुआ। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आता हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 और गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गया कि वह वक्त टाल जाना ही भला सम्मानित होगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देखकर चली गई। उस एक रोटी ने इसकी भूख तो शांत क्या होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी।
उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने की नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाने रहे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे तुम्हें। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, अब इसी का संदेह रहेगा। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, ओ दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया घबराकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वह दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ ले लिया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है हम राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपने धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट लेते रहते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग ही मिलाए और एक दूसरे को ठेकने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उसने भिड़ना जाना, जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही थी। इतनी देर में इतनी भयंकर सूरत। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर से कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं करो, मरो। बंदा तो मैं 9-2-11 होता, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह क्या, उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी एक झपट तुम बगल से उसके पेट की सींग घुसेड़ दो। जान जोखिम पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेके लपके। सांड को भी संगीतता शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते। एक बार सांड झक्कार हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध से आकर पीछे, हीरा तो उसके आगे मोती। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि आज बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे।
अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें। उसने मटर का खेत सामने घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्राम ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो दौड़ पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबित का पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में न आ रहा था, ऐसा स्वामी ऐसे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की और टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा ना देकर आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ दें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूथ पर अकड़े थे। सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपट निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उद्बंध देखकर उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का है जो बंधन में पड़ गए? जोर मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते रहे, जान से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ परवाह नहीं। यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगी। हाँ, यह बात तो है। अच्छा लो, फिर जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर क्या था, दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दुनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खसक गई, पर गधे अभी भी ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते गधे? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर आ चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लिए आकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो ही है। 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह दोनों मित्र वहाँ बंधे खड़े थे। किसी ने चारे का तृण भी ना डाला था। हाँ, एक बार पानी पिला दिया था, यही उनका आधार था। इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जा रहा था। ठठरियाँ निकल रही थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वह 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले और आगे आए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों बैलों के कुल्हों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा।
वह क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जानना बचेगी। मोती ने आश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब कैसे क्यों नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय भैंसों का एक रवाड़ भरे भरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हैं, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिशत उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं गिराता हूँ ना। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे हम न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुल्लेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला जाता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक छुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। छुरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी और की बैल नहीं है। नीलाम करने का क्या अधिकार है तुम्हारा? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झक्कार बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर दड़ियल का रास्ता वह देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उनका रास्ता रुक के खड़ा था। गाँव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि तुम उसे गुस्से से मार न डालो। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसी, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी आई। उसने आकर दोनों बैलों को माथे से चूम लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये थी प्रेमचंद्र की यादगार कहानी, दो बैलों की कथा। हीरा और मोती की ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और आत्मसम्मान पर हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कथा मित्र को, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं सीज़न 1 की अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।